हे एवरीवन, आज हम DSSP PRT 2026 के लिए इंग्लिश के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और ये जो आपके क्वेश्चंस हैं ये आपके जो अभी रिसेंट में पेपर्स हुए हैं DSSP के उन जो पेपर्स हैं उनमें से लिए गए हैं और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल एंड बेनिफिशियल रहने वाले हैं। तो आप पूरी वीडियो को एंड तक देखना और कोशिश करना कि मेरा आंसर बताने से पहले ही आप आंसर करो। तो पहला क्वेश्चन है, इफ द विटनेसेस डैश अर्लियर द कोर्ट कुड हैव रीच्ड अ वर्डिक्ट सूनर। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है ये हमारा कंडीशनल सेंटेंसेस से क्वेश्चन है और उसमें भी थर्ड कंडीशनल। और जो थर्ड कंडीशनल सेंटेंस होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? तो उसका स्ट्रक्चर होता है इफ के साथ कोई पास्ट की इमेजिनरी सिचुएशन होती है, यानी कि पास्ट परफेक्ट होता है। तो इसमें से हम क्वेश्चन में दे सकते हैं जिसमें भी पास्ट परफेक्ट होगा। पास्ट परफेक्ट क्या होता है? हैड होता है। पर उससे पहले मैं आपको स्ट्रक्चर बता देता हूँ। तो इफ प्लस पास्ट परफेक्ट यानी कि हैड, फिर उसके बाद कुड या वुड हैव और प्लस V3। तो इसमें देखो बाद में कुड हैव है और V3 भी है, रिच्ड है ना। तो ये हमारा कंडीशनल सेंटेंस है। तो अब हम देखेंगे सबसे पहले V3 यानी कि मतलब पास्ट परफेक्ट। तो हैव होगा नहीं, ये प्रेजेंट में हमें पास्ट का चाहिए। वर भी नहीं होगा, टेस्टिफाइड भी नहीं होगा, ये होगा ऑप्शन थर्ड, यानी कि जो ऑप्शन सी है वो हमारा करेक्ट है। और जो पूरा सेंटेंस बनेगा वो बनेगा, इफ द विटनेसेस हैड अर्लियर द कोर्ट कुड हैव रीच्ड अ वर्डिक्ट हैड टेस्टिफाइड द कोर्ट कुड हैव रीच्ड अ वर्डिक्ट सूनर। मतलब कि इसका जो मतलब होगा हिंदी में वो ये होगा, अगर विटनेसेस ने पहले ही टेस्टिमनी दे देते तो जो कोर्ट है वो उनको जल्दी डिसीजन ले लेता। तो ऑप्शन थ्री हमारा करेक्ट है। और ये जो सेंटेंस है वो ये थर्ड कंडीशनल यानी कि पास्ट अनरियल कंडीशन पे है। और इसका स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया, इफ प्लस पास्ट परफेक्ट वुड कुड हैव प्लस V3। जैसे एग्जांपल के लिए, इफ ही हैड स्टडीड ही वुड हैव पास्ड। अगर उसने पढ़ाई की होती तो वो पास हो गया होता। सो द करेक्ट फॉर्म इज हैड टेस्टिफाइड। Then question second, choose the correct form of active voice for the following sentence। ये जो हमें सेंटेंस दिया गया है ये पैसिव वॉइस में और इसका हमें एक्टिव वॉइस बनाना है। तो हमें पता है कि जब हम एक्टिव बनाते हैं तो हम कुछ रूल फॉलो करते हैं। और वो रूल कौन सा है? हम पहले सब्जेक्ट को लिखते हैं, फिर वर्ब को, फिर ऑब्जेक्ट को। और पैसिव में हमारे सिर्फ इतना ही है कि जो फाइनल रिपोर्ट है वो सबमिटेड करी गई थी टीम के द्वारा बिफोर द डेडलाइन यस्टरडेज आफ्टरनून। तो अब इसके लिए हम पहले सब्जेक्ट वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट को देखेंगे। तो द टीम सबमिटेड द फाइनल रिपोर्ट बिफोर द डेडलाइन यस्टरडे आफ्टरनून। तो देखो हमारा सब्जेक्ट टीम है और फिर उसके बाद वर्ब है सबमिटेड, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट है। तो इसमें हमें सारी चीजें मिल रही हैं और यही हमारा करेक्ट है। दूसरा वाला नहीं होगा क्योंकि उसमें हैज सबमिटेड आ गया, फिर उसके बाद हैड सबमिटेड, फिर विल सबमिटेड, ये सब नहीं होगा। तो ऑप्शन वन जो है वही हमारा करेक्ट होगा। पैसिव का स्ट्रक्चर क्या होता है? ऑब्जेक्ट प्लस वॉज प्लस V3 प्लस बाय फिर सब्जेक्ट। और एक्टिव स्ट्रक्चर में यही चेंज हो जाता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब क्योंकि हमारा पास्ट जो था वो वॉज वर्ब में था तो इसलिए V2 में हो जाएगा। तो पैसिव द रिपोर्ट was submitted by the team और एक्टिव द टीम submitted the report। Then question third, complete the following sentences by choosing the correct option। तो इसमें हमें आर्टिकल वाला है, तो देयर वॉज डैश इंजीनियर। अब इंजीनियर में हमें वॉवल का साउंड आ रहा है, तो वॉवल के साउंड के लिए हम क्या यूज करते हैं? एन को यूज करते हैं। तो ये दूसरा वाला कट जाएगा, फोर्थ वाला भी कट जाएगा, अब बचे दो। और फिर है नियर बाय हु वॉलंटियर्ड एस डैश मेंटर फॉर लोकल लोकल रोबोटिक्स स्टूडेंट्स। और ये जो मेंटर है इसमें हमें कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है तो इसमें लगेगा ए। तो यहाँ पे दा तो होगा नहीं, तो ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट है। और जो करेक्ट सेंटेंस हमारा बन जाएगा, इंजीनियर स्टार्ट्स विद अ वोवल साउंड सो वी यूज एन इंजीनियर। और मेंटर जो है वो जनरली यूज होता है, तो सो ए मेंटर, मतलब मेंटर के साथ हम कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे? ए वाला, इसलिए एन एंड ए हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। Then question fifth, the analyst offered insights dash new guidelines and delivered a congent report dash performance। देखो इसमें हमें फिल इन द ब्लैंक्स मतलब सेंटेंस को कंप्लीट करना है। तो पहले हम इसकी मीनिंग से जाते हैं थोड़ा लॉजिक से। द एनालिस्ट ऑफर्ड इनसाइट्स, एनालिस्ट जो था उसने इनसाइट लिया, मतलब जो नई गाइडलाइंस हैं उसके अकॉर्डिंग। तो ऑप्शंस क्या हैं? बियॉन्ड और अपॉन नहीं होगा, बिफोर एंड विथ नहीं होगा, एमिस्ट और बाय नहीं होगा, इसका होगा ऑप्शन टू। क्यों? क्योंकि जो परसुएंट टू का मतलब होता है, परसुएंट टू का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू। और जो लास्ट में रिगार्डिंग, रिगार्डिंग का मतलब अबाउट समथिंग या कंसर्निंग अबाउट समथिंग। तो द एनालिस्ट ऑफर्ड इनसाइट्स परसुएंट टू मतलब कि अकॉर्डिंग टू न्यू गाइडलाइंस, मतलब नई गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हो। और फिर उसने एक रिपोर्ट बताई जो कि परफॉर्मेंस के ऊपर थी।
तो ऑप्शन 2 परसुएंट टू एंड रिगार्डिंग। परसुएंट टू मीन्स अकॉर्डिंग टू और इन अकॉर्डेंस विथ मतलब उसके अनुसार, और रिगार्डिंग मतलब अबाउट और कंसर्निंग मतलब उस चीज के बारे में। सो द सेंटेंस मीन्स इनसाइट्स अकॉर्डिंग टू न्यू गाइडलाइंस एंड रिपोर्ट अबाउट परफॉर्मेंस। मतलब कि जो नई गाइडलाइंस थी उसके बारे में बताया गया था और जो रिपोर्ट थी वो परफॉर्मेंस के बारे में थी। Then question 6, choose the substitute for the bracketed word segment. The teacher warned the students against showing behavior during the exchange program. हमें जो इसमें ब्रैकेट में सिर्फ उसी का मतलब बताना है। फियर और हेटरेड ऑफ फॉरेनर्स मतलब फॉरेनर से जो नफरत करता है उसके लिए पहला शब्द क्या होगा? क्या वो प्रेजुडाइज्ड होगा? ये नहीं होगा। हॉस्टाइल भी नहीं होगा, इंटॉलरेंट भी नहीं होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। वो इसलिए होगा क्योंकि जो जीनो का मतलब होता है, जीनो का मतलब होता है फॉरेन, और फोबिया का मतलब या फोबिक का मतलब फियर। तो जीनोफोबिक का मतलब समवन हु हेट्स फॉरेनर्स, उसको बोलते हैं जीनोफोबिक पर्सन। तो ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट है। जीनोफोबिया मीन्स फियर और हेट्रेड ऑफ फॉरेनर्स और स्ट्रेंजर्स, सो बिहेवियर शोइंग हेट्रेड टुवर्ड्स फॉरेनर्स इज xenophobic बिहेवियर। देन क्वेश्चन 7, इसके लिए इसमें हमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। ए रिक्वायरमेंट दैट इज सो फंडामेंटली नेसेसरी और क्रूशियल दैट द सिस्टम वुड फेल विदाउट इट। मतलब कि कोई ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा नेसेसरी है और उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, तो क्या वो पेरिफेरल होगा? नहीं होगा। कंटिजेंट भी नहीं होगा, अपलमेंट्री भी नहीं होगा। ये होगा इंडिस्पेंसिबल। इंडिस्पेंसिबल का मतलब होता है कि ये बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, यानी कि एब्सोल्युटली नेसेसरी। जैसे वाटर इज इंडिस्पेंसिबल फॉर लाइफ, मतलब वाटर जो है वो हमारी लाइफ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ऑप्शन 4 इंडिस्पेंसिबल। इंडिस्पेंसिबल मीन्स एब्सोल्युटली नेसेसरी और एसेंशियल, जैसे वाटर इज इंडिस्पेंसिबल फॉर लाइफ। Then next question, fill in the blank. Despite attending multiple revision sessions and receiving personalized guidance from her mentor, she dash could not grasp the underlying concept clearly, and the final explanation provided by the panel has dash failed to resolve her confusion. तो देखो, सबसे पहले हम इसका मतलब समझते हैं कि क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है। तो डिस्पाइट अटेंडिंग मल्टीपल रिवीजन सेशंस मतलब बहुत सारे रिवीजन सेशंस को अटेंड करने के बाद भी, उसके बावजूद भी, और बहुत सारी पर्सनलाइज्ड गाइडेंस यानी जो पर्सनल गाइडेंस होती है जिसमें अच्छी तरीके से बताया जाता है, एक मेंटर होता है वो अच्छी तरह से गाइड करता है कि कहाँ पे किस चीज में दिक्कत आ रही है। तो उन सब के बावजूद भी जो शी है वो, उसको मतलब जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं हो पाए, और जब फाइनल एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करी थी उसने पैनल को, वो भी फेल हो गई। तो इसमें क्या हो सकता है? तो ऑलरेडी या रेयरली हो सकता है? नहीं हो सकता। सेल्डम एंड स्टिल ये नहीं हो सकता। स्टिल एंड ऑल्सो ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन 2 हार्डली एंड ऑलरेडी। क्यों? क्योंकि हार्डली का मतलब होता है ना के बराबर। तो शी हार्डली कुड नॉट ग्रास्प द अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट क्लियरली, मतलब कि वो ना के बराबर उसको कॉन्सेप्ट समझ आ रहे थे, और ऑलरेडी का मतलब पहले से ही उसकी जो कंफ्यूजन थी उसकी वजह से वो फेल हो गई पैनल में कुछ भी एक्सप्लेनेशन बताने के लिए। तो ऑप्शन 2 हार्डली एंड ऑलरेडी। हार्डली मीन्स ऑलमोस्ट नॉट मतलब ना के बराबर। तो मीनिंग है इवन आफ्टर मैनी सेशंस ही ऑलमोस्ट कुडंट अंडरस्टैंड, मतलब बहुत सारे उसको सेशंस दिए गए लेकिन फिर भी उसको समझ में नहीं आए थे जो भी कॉन्सेप्ट थे। और सेकंड ब्लैंक का मतलब है वो प्रेजेंट रिजल्ट की बात कर रहा है, सो ऑलरेडी फेल्ड फिट्स करेक्टली। देन क्वेश्चन 9, आइडेंटिफाई द एरर एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। In its final judgment, the International Tribunal proclaimed the state guilty of violating multiple conventions on the treatment of displaced civilians. तो देखो यहाँ पे जो हमें क्वेश्चन दिया गया है इसमें हमें एक ऐसा वर्ब चाहिए जो कि लीगल वर्ब में काम आता हो। तो पहला क्वेश्चन है इन इट्स फाइनल जजमेंट। तो देखो क्वेश्चन सारे आपको सेम है, बस वर्ब जो है वो बदल दिए गए हैं। जैसे पहले में एडजर्ज्ड है, सेकंड में प्रोनाउंस्ड है, तीसरे में प्रोक्लेम्ड है, और फोर्थ में अनाउंस्ड है। तो जो थर्ड है वो तो सेम है, वो तो होगा नहीं। अनाउंस्ड भी कुछ नहीं होता, प्रोनाउंस्ड भी नहीं होता। यहाँ पे होगा ऑप्शन ए करेक्ट है, क्योंकि एड जज्ड का मतलब होता है लीगल टर्म में मतलब बाइज्जत बरी कर देना। तो ऑप्शन ए इन लीगल कंटेक्स्ट द करेक्ट वर्ब इज एडजज। द कोर्ट एडजज्ड हिम गिल्टी, मतलब कोर्ट ने उसको गिल्टी ठहराया। सो द ऑप्शन फर्स्ट यूजेस द मोस्ट अप्रोप्रिएट लीगल टर्म। देन क्वेश्चन 10, इसमें हमें करेक्ट लॉजिकल सीक्वेंस लगाना है, कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं इसका। तो इसमें हम वही करेंगे कि सबसे पहले हम अपना सब्जेक्ट ढूंढेंगे, फिर उसके बाद वर्ब, फिर उसके बाद जो एडिशनल आइडिया है उसको ढूंढेंगे, यानी कोई भी जो एडिशनल आइडिया इन्फॉर्मेशन दे रहा है उसके बारे में,
हम उसको देखेंगे। तो दिस ओवरफ्लोइंग वाटर बिकम्स पावरफुल इनफ टू वॉश अवे देयर हैबिटेट्स, however after heavy rains the soil becomes saturated when the ground can no longer retain excess rainwater. Flooding occurs. Earthworms primarily live in soil which serves as their natural habitat. तो इसमें हमें जो हमारा सब्जेक्ट है वो होगा ऑप्शन डी यानी कि अर्थवर्म्स, क्योंकि अर्थवर्म्स के बारे में ही सारी बात बताई गई है और इसी से शुरू होंगी। तो पहला हमारे यहाँ पे हो जाएगा डी। और आप देखो ऑप्शंस में डी सिर्फ एक ही में, बी वाले में। तो पहले हम इसको चेक करते हैं, डी के बाद बी। तो अर्थवर्म जो है वो प्राइमरी सॉइल में रहते हैं, मतलब मिट्टी में रहते हैं, जो कि उनका वो नेचुरल हैबिटेट है, मतलब रहने का उनका आवास है। फिर उसके बाद और बी है हाउएवर आफ्टर हेवी रेन्स द सॉइल बिकम सैचुरेटेड, मगर फिर भी जब बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है तो जो सॉइल है, मतलब कि जो मिट्टी है वो बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड हो जाती है। फिर उसके बाद व्हेन द ग्राउंड कैन नो लॉन्गर रिटेन एक्सीज रेन वाटर फ्लडिंग अकर्स, और जब वो ग्राउंड है वो जो रेन वाटर बारिश का जो पानी है बहुत ज़्यादा हो जाता है, उसको रोक के नहीं रख पाता है, तब बाढ़ आती है। फिर उसके बाद दिस ओवरफ्लोइंग वाटर बिकम्स पावरफुल इनफ टू वॉश अवे देयर हैबिटेट्स, तो ये जो बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो हो जाता है पानी का, तो ये जो उनका हैबिटेट है उसको बर्बाद कर देता है। ऑब्वियस सी बात है यही होगा। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है बिल्कुल। ऑप्शन बी लॉजिकल फ्लो ये है कि सबसे पहले हमने अर्थवर्म्स को इंट्रोड्यूस किया, फिर उसके बाद ये बताया कि जब बारिश होती है तो उनकी वजह से फ्लड वगैरह आ जाती है, यानी बाढ़ वगैरह हो जाती है। और फिर उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेस यानी क्या होता है, बाढ़ की वजह से जिस जगह पे वो रहते हैं अर्थवर्म्स, वो खराब हो जाती है। देन क्वेश्चन 11 फिल इन द ब्लैंक, शी डैश अ पीस ऑफ केक टू चेक वेदर डैश और नॉट। तो ये जो सेंटेंसेस में लॉजिक ये है कि शी जो है वो केक के एक टुकड़े को चेक कर रही है, और किस लिए चेक करते हैं, ऑब्वियसली इसलिए चेक करते हैं कि वो टेस्टी है या नहीं है। अब क्योंकि ये काम प्रेजेंट में हो रहा है तो हमें प्रेजेंट वाली फॉर्म वर्ब फॉर्म चाहिए कि मतलब जिसमें आईएनजी आता है। तो हैज बीन नहीं होगा ये, तो प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा, ये पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, और ये सिंपल प्रेजेंट हो जाएगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। सी इज ईटिंग अ पीस ऑफ केक टू चेक वेदर इट टेस्ट्स फ्रेश और नॉट, मतलब वो चेक कर रही है कि जो केक है वो टेस्टी है या नहीं है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। द एक्शन इज हैपनिंग नाउ, अभी हो रहा है, तो इसलिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज करेंगे जो कि है इज ईटिंग। द नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट डायरेक्ट स्पीच। तो ये हमारा इनडायरेक्ट स्पीच में दिया गया है और इसकी हमें डायरेक्ट स्पीच बतानी है। तो देखो, अर्जुन सेड दैट ही हैड बीन वेटिंग फॉर हिज फ्रेंड फॉर एन आवर। अर्जुन ने कहा कि वो अपने दोस्त का 1 घंटे से इंतजार कर रहा है। तो हमें पता है ये यहाँ पे हैड बीन आ रहा है, ये पास्ट की बात है, और यहाँ पे ही भी आ रहा है जो कि प्रोनाउन है। तो कल मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब हम इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बताते हैं तो जो ही होता है ना, ही जो प्रोनाउन है वो आई में चेंज हो जाता है, और जो टेंस है इसमें पास्ट वाला जो टेंस है वो प्रेजेंट में हो जाता है। तो हम अब ऐसा ऑप्शन देखते हैं जिसमें प्रोनाउन आई में हो और जो हमारा टेंस है वो प्रेजेंट में हो। तो अर्जुन सेड ही हैज बीन वेटिंग फॉर हिज फ्रेंड फॉर एन आवर, ये नहीं होगा क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट में हो गया। और अर्जुन सेड ही हैड बीन वेटिंग फॉर हिज फ्रेंड फॉर एन आवर, ये भी नहीं होगा। अर्जुन सेड आई हैव बीन वेटिंग फॉर माय फ्रेंड फॉर एन आवर, ये हो जाएगा क्योंकि इसमें आई हो गया, मतलब इसमें तो ही था, ही तो हमारा इनडायरेक्ट में भी था, इसमें भी ही था, और इसमें देखो पास्ट है, और जबकि हमारा चेंज हमें टेंस प्रेजेंट में करना है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है, फोर्थ नहीं होगा। तो ऑप्शन सी एक्सप्लेनेशन इनडायरेक्ट हमारा ही हैड बीन वेटिंग इन डायरेक्ट स्पीच, प्रोनाउन जो है वो आई की तरफ चेंज हो जाता है, मतलब ही से क्या हो जाता है, ही से हमारा जो प्रोनाउन है वो आई हो जाता है। तो ओरिजिनल सेंटेंस क्या होगा, आई हैव बीन वेटिंग फॉर माई फ्रेंड फॉर एन आवर, मैं अपने दोस्त का 1 घंटे से इंतजार कर रहा हूँ। देन क्वेश्चन 13, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर पार्टिसिपेटिंग फ्रॉम हिज क्लास। तो इसमें हमें बताना है, इसमें भी डायरेक्ट स्पीच का बताना है हमें, और ये जो हमारा क्वेश्चन है वो हमें इनडायरेक्ट में दिया गया है। तो टीचर ने बच्चों से पूछा कि आप तुम्हारी क्लास में से कितने बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और इसका जो डायरेक्ट है द डैश स्टूडेंट हाउ मैनी स्टूडेंट्स डेट डैश क्लास। तो देखो डायरेक्ट स्पीच में हमने जस्ट पीछे ही पढ़ा है कि जो टेंस है वो प्रेजेंट में रहता है ना, डायरेक्ट स्पीच में प्रेजेंट में रहता है, तो हम प्रेजेंट वाला देखेंगे। तो ऑप्शन 1, द टीचर सेज टू द स्टूडेंट हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैव बीन पार्टिसिपेटिंग इन योर, ये नहीं होगा। द टीचर सेड टू द,
हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर पार्टिसिपेटिंग, ये वाला हो जाएगा क्योंकि ये प्रेजेंट में, और टोल्ड नहीं होगा, ये पास्ट में चला जाएगा, आस्क भी नहीं होगा। तो ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट है। डायरेक्ट स्पीच कीप्स प्रेजेंट टेंस, डायरेक्ट स्पीच में कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट वाला होता है। और जो करेक्ट सेंटेंस कौन सा होगा, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर पार्टिसिपेटिंग फ्रॉम योर क्लास। तो ऑप्शन 2 जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है हमें। शी अवॉइडेड स्पीकिंग इन लार्ज ग्रुप्स बिकॉज ऑफ हर शाइनेस। तो वो जो शी है वो अवॉइड करती है बोलना लार्ज ग्रुप्स में क्योंकि अपनी साइनेस की वजह से, यानी शर्म की वजह से। तो हमें इसके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। तो क्या अपैथी का मतलब साइनेस होता है, बिल्कुल नहीं। वैनिटी का मतलब तो घमंड होता है। फॉर्टिट्यूड तो बिल्कुल नहीं होगा, ये होगा डिफिडेंस। डिफिडेंस का मतलब होता है जिसमें कॉन्फिडेंस नहीं होता, जो थोड़ा दब्बू होता है या थोड़ा डरपोक होता है, टिमिड होता है। तो ऑप्शन 4 डिफिडेंस, डिफिडेंस मीन्स शाइनेस और लेक ऑफ कॉन्फिडेंस। देन क्वेश्चन फिर से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ए स्टेटमेंट और आइडिया कॉन्ट्ररी टू एक्सेप्टेड ओपिनियन। मतलब एक ऐसी स्टेटमेंट या ऐसा आइडिया जो कि एक्सेप्टेड ओपिनियन के अगेंस्ट जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्या उसको हाइपोथेसिस बोलते हैं? नहीं। पैराडॉक्स भी नहीं बोलते, एक्सियोम भी नहीं बोलते, उसको बोलते हैं हेरेसी। हेरेसी का मतलब होता है एक ऐसा आइडिया या एक ऐसी स्टेटमेंट जो कि ऑलरेडी जो इस्टेब्लिश्ड बिलीफ्स होते हैं हमारे, उनके जो अगेंस्ट जाता है। जैसे बहुत सारे जो रिलीजियस रिचुअल्स होते हैं, अगर उनके अगेंस्ट कोई मतलब उस ओपिनियन को ठुकरा देता है, मतलब उसके अगेंस्ट चला जाता है, मान लो कोई चीज बुरी है किसी रिलीजियन में और उसके अगेंस्ट कोई इंसान जाता है, तब उस सिचुएशन को हम हेरेसी बोलते हैं। तो ऑप्शन 4 हेरेसी मीन्स बिलीफ और ओपिनियन अगेंस्ट एक्सेप्टेड बिलीफ और अथॉरिटी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द सेंटेंस। ये फिर से हमें अरेंज करना है इनको। टू इंडिया फॉर सच while I understand procedures is a huge burden, heart transplants are complex and expensive traveling। तो इसमें भी सबसे पहले हम अपना सब्जेक्ट देखेंगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट देखेंगे, और फिर उसके बाद वर्ब वगैरह या जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन है वो। तो ऑप्शन बी से हम शुरू करते हैं क्योंकि इसमें देखो आई आ रहा है और आई एक सब्जेक्ट होता है, प्रोनाउन है ना। तो while I understand, अब फिर हम ऑप्शंस देखते हैं बी वाले। तो ए है इसमें, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, अब बचे दो, इनमें से देखते हैं। तो while I understand, फिर वो क्या समझता है कि टू इंडिया, ये नहीं होगा, प्रोसीजर नहीं होगा, एन नहीं होगा, ये होगा ऑप्शन डी, हार्ट ट्रांसप्लांट्स आर कॉम्प्लेक्स। मतलब जब मैं ये समझता हूँ कि जो हार्ट ट्रांसप्लांट्स हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं, और फिर उसके बाद कौन सा आएगा, एंड एक्सपेंसिव, मतलब एक्सपेंसिव भी होते हैं। फिर आएगा हमारा तीसरा, तो बी डी ई, बी डी हमारा इस वाले ऑप्शन में, तो ये भी कट जाएगा। तो ऑप्शन यही करेक्ट होगा, ऑप्शन सी। अब हम इसको बिठा के देखते हैं। मैं समझता हूँ कि जो हार्ट ट्रांसप्लांट्स हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं और एक्सपेंसिव होते हैं, पर ट्रैवलिंग टू इंडिया, और इंडिया के लिए ट्रैवलिंग करना फॉर सच प्रोसीजर्स इज अ ह्यूज बर्डन, और इंडिया में इसके लिए ट्रैवल करना वो बहुत ज्यादा बर्डन है। तो ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट है, बी डी ई ए सी। तो ऑप्शन 3 करेक्ट है और करेक्ट सेंटेंस ये है, आप इसको पढ़ लेना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय नेक्स्ट समर द टीम डैश इन द डेजर्ट फॉर ओवर 6 months। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है ये फ्यूचर टेंस का है, और इसमें हमें बताया गया है कि फ्यूचर में किसी पॉइंट तक एक्शन जो है वो कंटिन्यू हो रहा होगा। और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है विल हैव बीन प्लस वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म। तो हम देखते हैं कौन सा सेंटेंस इसमें बैठेगा। तो अगली समर तक, मतलब अगली गर्मियों तक जो टीम है वो डेजर्ट में 6 महीनों के लिए काम कर रही होगी। तो विल हैव बीन हमारा आएगा, तो विल हैव बीन, देखो ये विल बी वर्किंग नहीं आएगा, विल हैव वर्क नहीं आएगा, विल वर्क नहीं आएगा, ये आएगा हैव बीन वर्किंग। तो बाय नेक्स्ट समर द टीम विल हैव बीन वर्किंग इन द डेजर्ट फॉर ओवर 6 months। तो यूज्ड व्हेन एन एक्शन कंटिन्यूज अप टू अ पॉइंट इन द फ्यूचर, और इसका स्ट्रक्चर मैंने बता दिया, विल हैव बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द अनएक्सपेक्टेड commotion in the barn, he impulsively hurted dash stone at the cow while his sister flung dash stick toward the pig। तो ये हमारा आर्टिकल का है, इसमें हम वही चेक करेंगे कि किसमें कॉन्सोनेंट साउंड है और किसमें वोवल साउंड है। तो देखो स्टोन में हमें पता है कि कॉन्सोनेंट साउंड है, तो आर्टिकल ए आएगा। तो एन आएगा नहीं, एन नहीं आएगा, अब आएगा ए। अब देखते हैं नेक्स्ट वाला। तो जो स्टिक है, स्टिक जो है इसमें भी कॉन्सोनेंट साउंड है, इसमें भी ए ही लगेगा।
तो एन तो आएगा नहीं, तो ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट है, ए और ई। तो स्टोन में कॉन्सोनेंट साउंड है तो ए स्टोन, स्टिक में कॉन्सोनेंट साउंड है तो ए स्टिक। देन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है रीअरेंज द सेंटेंस, और इसमें एक सेगमेंट जो है वो फिक्स्ड है, सी वाज वेल नोन, तो उसको जाना जाता था। तो इसमें फिर हम अपना वर्ब देखते हैं। सी वाज वेल नोन फॉर हैविंग क्लैंडस्टाइनली कंसील्ड, वो जानी जाती है अच्छी तरह से छुपाने के लिए, किसको? द ऑर्नेट हेयरलूम ज्वेलरी, जो ज्वेलरी है उसको छुपाने के लिए। कहाँ पे? अब देखना है हमें कहाँ पे, तो beneath द secluded expanse ऑफ द बैकयार्ड सॉइल, तो जो उसका जो बैकयार्ड है, बैकयार्ड की जो मिट्टी है उसके नीचे। तो फिर ऑप्शन सी भी इसमें बैठ जाएगा। फिर थ्रू आउट द एंटायर नेबरहुड, मतलब पूरे नेबरहुड में जो उसका उसके पड़ोसी हैं उसमें उसको जाना जाता है, इसी चीज के लिए जाना जाता है कि वो जो है वो एक्सपर्ट है जो ज्वेलरी है उसको छुपाने के लिए। तो ए बी सी डी, ऑप्शन ए बी सी डी हमारे यहाँ पे करेक्ट है। तो ऑप्शन ए बी सी डी, और जो करेक्ट सेंटेंस है वो ये है, आप इसको पढ़ लेना। देन क्वेश्चन 20 और लास्ट क्वेश्चन, इसमें हमें करेक्ट पैसिव वॉइस बतानी है। ये है यू मे गिव अवे द मटेरियल विदाउट यूजिंग इट, ये हमारा एक्टिव सेंटेंस में। और जब हम पैसिव बनाते हैं तो पैसिव का रूल क्या होता है? सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट है, अब क्योंकि देखो इसमें मॉडल वर्ब भी है, तो ऑब्जेक्ट के साथ हम मॉडल वर्ब को भी लेंगे, फिर उसके साथ बी लेंगे, फिर उसके बाद हम V3 ले लेंगे। तो अब देखते हैं कौन सा सेंटेंस यहाँ पे फिट बैठता है। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट पकड़ेंगे, तो मटेरियल सब में ही ऑब्जेक्ट है, फिर उसके बाद मॉडल वर्ब हमारी मे है, मे, फिर उसके बाद बी, फिर बी इसमें ये आ गई, फिर V3, और गिवन हमारी V3 होती है, तो ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा। सेकंड वाला इसमें ये नहीं होगा क्योंकि इसमें माइट है, और इसमें मे बी गिवन अवे विदाउट यूज, ये भी नहीं होगा, और इसमें भी माइट है, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन जो ए है वही हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। और पैसिव का स्ट्रक्चर मैंने बता दिया, ऑब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस बी प्लस V3, सो द मटेरियल मे बी गिवन अवे विदाउट बीइंग यूज्ड। तो इस वीडियो में इतना ही, एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो आपकी जो भी फीडबैक वो आप कमेंट में दे सकते हो, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।